हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस छोटे से प्यारे चैनल एसएसटी विद जोगिंदर सर के साथ। यहां पर हम करने वाले एक नए चैप्टर की शुरुआत। जी हां, लेक्चर नंबर 1 नहीं बल्कि वन शॉट में पूरा चैप्टर फेडरलिज्म खत्म करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है और जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हो, जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं ये मान चुका हूं कि आप लोगों को चीजें बहुत सही से मैं समझा पा रहा हूं। बट इसके बाद भी हमारे कुछ शैतान बच्चे होते हैं, प्यारे बच्चे होते हैं, जिन्हें एक बार में समझ नहीं आएगा। उनके लिए आने वाले टाइम में मैं फिर से दोबारा भी करवाऊंगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि बार बार करवाऊंगा। जब तक करवाऊंगा जब तक आप बोर्ड में जाते जाते पूरा इसको दिमाग में बिठा के न चले जाओ। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने फेडरलिज्म चैप्टर की। बने रहिएगा दोस्तों इस पूरे लेक्चर में और अपने दोस्तों को भी बताना कि इस तरीके से बेहतरीन तैयारी आप लोगों ने की थी। और आज के लेक्चर में पूरा लेक्चर होने वाला है बेटा कैसा है, वन शॉट। तो मैं हूं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर, जिसे प्यार से आपने बोला ऑगी सर। तो आपके ऑगी सर आ चुके हैं और कुछ टाइम बाद पुराने अंदाज में भी आपको नजर आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले याद कीजिए कुछ पुरानी कहानी पावर शेयरिंग चैप्टर की, जहां पर हमने क्या पढ़ा था। पावर शेयरिंग में क्या पढ़ा था बेटा, हम पावर शेयरिंग में दो केस स्टडी करके आए थे बेसिकली, बिटवीन बेल्जियम एंड और श्रीलंका। मतलब इन दोनों के बीच में नहीं हुई थी, बट इन दोनों देशों की अपनी अपनी कहानी जो वो शुरू होकर बताई गई थी, किनके यहां क्या प्रॉब्लम थी, इनके यहां क्या समस्याएं थी। तो चलिए सबसे पहले आते हैं बैकग्राउंड में, थोड़ी सी जानकारी पीछे की लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले क्या है, आपने देखा बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज हुआ था वो क्या हुआ था। वहां चेंज ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर का डिवीजन कर दिया गया था। जी हां, इक्वेलिटी ऑफ पावर्स कर दी गई थी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट अब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं थी। सही सुना, दोनों के पास अपनी अपनी पावर, दोनों को एक दूसरे से कोई डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। वो उसके भरोसे, वो उसके भरोसे, नो, ऑल आर अपने अपने भरोसे, सबको अपने अपने काम थे। पावर डिवाइडेड थी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग नाम है, कुछ जगह प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं, कुछ जगह रीजनल गवर्नमेंट कहते हैं, है ना, कुछ जगह इसे प्रोविंशियल कहते हैं, कुछ जगह इसे रीजनल कहते हैं, सब अलग अलग नाम है। तो ये पावर जो स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, क्वेश्चन इज कि कहां से आई ये स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या ये जो लोकल गवर्नमेंट है, इनके पास पावर कहां से आ रही है। बेसिकली कोई तो दे रहा है। सबसे पहले पावरफुल थी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। और ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक जगह से पावर लेके बाकी लोगों के हाथ में उसको डिलीवर कर देना, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ये हम लास्ट में करेंगे। बट अभी क्या है, बेल्जियम की कहानी हमको समझ में आ गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई और दोनों गवर्नमेंट बन गई डिपेंडेंट, एक दूसरे पर नहीं, अपने आप पे डिपेंडेंट। क्या एलिमेंट थे बेल्जियम मॉडल के, आपको पता है। रीजनल गवर्नमेंट वहां पहले भी होती थी, उनके पास पहले से उनके रोल और पावर डिफाइंड थे कि ये इनका काम है, हमारा ये काम है। बट उनको जो भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, मौका पड़ने पर खींच लेती थी। जब तक कोई काम कानूनी रूप से पेपर में ना लिखा हो ना, तब तक कोई मानता भी नहीं है। सो ऑल दीज पावर वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड कुड बी विथड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट धोखा दे सकती थी स्टेट गवर्नमेंट को, और देती आई थी। इसीलिए आप यहां पर देखेंगे कि कुछ लीगली रूप से इनको पावर देना जरूरी था। अब आप सोचिए, मैं ऑन पेपर मुझे कोई कह दे कि भाई आप जो है आज से फलाना स्टेट के मुख्यमंत्री है, तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अब मुंह से कह दे और सर आप आज से मुख्यमंत्री मान लो, अरे क्या बात है। तो ये चीज है। सो आइडिया बिहाइंड गिविंग पावर्स इन 1993 क्या था, टू मेक रीजनल गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंट। अब जो पावर शेयरिंग हुई थी 1993 में, उसके हिसाब से क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर जब हम स्टेट गवर्नमेंट में देंगे, इसका मतलब हम चाहते हैं कि जो छोटी गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो डिपेंडेंट ना रहे, और डिपेंडेंट हो तो अपने आप पे हो, दूसरे पे ना हो, यानी इंडिपेंडेंट हो। टू क्रिएट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब डिविजनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां ऐसी सरकार हो जहां पर पावर स्टेट, लोकल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड हो, मतलब एक गवर्नमेंट की ना चल रही हो। तीसरा है, इस सबके करते बेल्जियम क्या हो गया, फ्रॉम अ यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी बेल्जियम पहले क्या होता था, बेल्जियम पहले होता था यूनिटरी, यानी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल फॉर्म होता था। उसके बाद उससे पावर ली गई, पावर लेके किसको दे दी गई, टू रीजनल या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो अब ये क्या बन गया, एक से डिवीजन हो गया, यानी यूनिटरी टू फेडरल बन गया। आई होप यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्रीलंका की बात करते हैं।
श्रीलंका यूनिटरी सिस्टम बना रहा। आपको भी पता है सिन्हालीज ने अपनी इतनी चलाई सिन्हाला ने कि तमिल इंडियंस, तमिल श्रीलंकन्स की बात को सुना तक नहीं। अपनी एक चलाने वाली गवर्नमेंट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है, वो श्रीलंका में थी। वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब श्रीलंका की जो सिन्हाला गवर्नमेंट थी उसके पास सारी ताकतें थी, वहां पर कोई और गवर्नमेंट नहीं थी। यानी कि तमिल लीडर्स जो है वो श्रीलंका को क्या चाहते थे कि वहां पे पावर का डिवीजन हो, श्रीलंका में थोड़ी पावर हमें भी मिले, इज्जत हमें भी मिले। दैट मींस यहां पर भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने, बट श्रीलंका वाले बनाना नहीं चाहते थे, यानी सिन्हालीज बनाना नहीं चाहते थे, इसीलिए सिविल वॉर हुआ था। चलिए, व्हाट इज फेडरलिज्म? 1 मार्क की डेफिनेशन में आ जाता है। 1 मार्क की डेफिनेशन में आए तो इससे ज्यादा नहीं लिखना है जो लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, एक सरकार का एक तरीका, एक रूप है जहां पर पावर जो है ना वो डिवाइडेड होती है बिटवीन एक बड़ी गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बहुत सारी उसकी छोटी छोटी पार्ट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, और उसके भी अंदर एक और गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो हियर पावर इज डिवाइडेड। तो यहां पे क्या देख रहे हो आप, पावर जो है वो क्या होगी, डिवाइडेड होगी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडर पावर जो है और डिवाइड देती है टू लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, टू लोकल गवर्नमेंट। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं फेडरेशन की। यूजुअली फेडरेशन का मतलब होता है 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्या मतलब होता है? 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे 2 तरह की सरकार हो, 2 लेवल पे सरकार हो। एक सरकार वो जो पूरे देश का भला सोचे, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि ऐसे सब्जेक्ट के लिए बनाई गई है जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है और जिस पर लॉ और कानून कुछ भी बने तो वो एक जैसा हो। मतलब स्टेट गवर्नमेंट में क्या है कि सब स्टेट अपने अपने हिसाब से उस चीज को ला सकते हैं, किसी भी कानून को। हो सकता है कहीं पर शराब बंदी हो, बट कहीं पर जो शराब पीना पे कोई रोक ही ना हो, तो सबके अपने अपने रूल है। बट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में एक फर्क होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सबका सोच के चलती है, पूरे देश के लिए एक कानून बनाएगी। वहीं पर अदर गवर्नमेंट होती है जो स्टेट और प्रोविंशियल कहलाती है, वो ज्यादातर अपने स्टेट के काम धाम से मतलब रखती है, उनको देश से लेना देना नहीं है, अपने राज्य से लेना देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश से लेना देना है। अब देश में पूरे राज्य भी आ जाते हैं तो अपने आप भला हो जाता है। दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से चलती हैं, यानी कि दोनों दोनों क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती। डिपेंडेंट है तो खुद पे है, खुद से है। तो ये बहुत सारे देश हैं जो आपको पता चल जाएगा जहां पर जो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम चलती है, आप सभी के सामने है। केस स्टडी में आ जाए तो सबसे पहले ये हिस्सा मत छोड़ना, यहां से क्वेश्चन चलता है। बात करते हैं आगे डिफरेंस की। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, देयर इज ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी मतलब एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या फिर अगर उसके नीचे कुछ गवर्नमेंट हुई भी, सब यूनिट्स हुई भी, तो वो क्या होंगी, सबऑर्डिनेट, नतमस्तक। जी हां, जो आप कहें वैसा हम करेंगे। यानी कि या तो एक गवर्नमेंट होगी, और अगर गवर्नमेंट हुई भी तो बाकियों के होने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चलनी सिर्फ बड़े लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। वहीं हम बात करें फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो फेडरल जब भी आप वर्ड सुने, फेडरेशन जब भी आप वर्ड सुने, फेडरलिज्म जब भी आप वर्ड सुने, आप समझ लीजिएगा यहां पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है, सेंट्रल स्टेट, और भी हो सकते हैं ज्यादा, एंड दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वो उसके हाथ के हिसाब से काम नहीं करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। अंडर द यूनिटरी सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। एक और फीचर समझ लीजिए, यूनिटरी गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट होती है, और अगर दूसरी भी हुई तो वो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सिंगल गवर्नमेंट है, वो सबको हुक्म चलाएगी, ऑर्डर पास कर ले, ऑर्डर कर दिया मानना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ फेडरल सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास द ऑर्डर इन द सेम वे, जैसे वो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कर रही थी, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट या फिर डबल लेवल ऑफ गवर्नमेंट या 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है, उसकी अपनी वैल्यू, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस है, तो आप उस पर रूल कैसे कर सकते हो, उसको अपने कानून, कायदे कानून कैसे मनवा सकते हो, वो नहीं हो सकता। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी भी पावर है, विच इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट रोज रोज बहुत सारे काम करेगी, पुलिस में, खेती में, एग्रीकल्चर में, रोड में, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल। इन मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट को रोज रोज थोड़ी जवाब देंगे, भाई हमें इंडिपेंडेंट है यार, काम कर रहे तो अपने हिसाब से, ऐसे काम करते हैं। बोथ दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, बट क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, फेडरलिज्म भी फॉलो करती हो, वहां पे लोगों की चलती है। यानी ये सबकी सब गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट, लोगों को तो जवाब देंगे ना, लोगों से तो वोट लेने हैं, तो लोगों को जवाब आंसरेबल रहता है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला वही डेफिनेशन पे आ जाइए, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, क्लियर है, 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अब एक बात बताओ, ये सब कहां है,
इंडिया में ही है ना, इंडिया के लोगों के लिए ही काम करेंगे। तो दे गवर्न द सेम सिटीजन। सेम सिटीजन मतलब इंडियंस को ही तो कर रही है, कोई ये थोड़ी कि हम यूपी बिहार के लोग। हमारे यहाँ यूपी एक स्टेट है, उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो यूपी के लोग नहीं है, वो भारतीय हैं सब। एक तो यहां पे समझना होगा। हम बात बात पे क्या करते हैं, हम यूपी, हम बिहारी, हम गुजराती, हम मराठी। ना भाई, वो स्टेट है, आप जो है वो भारतीय हो, तो सेम सिटीजन को करती है। बट टीयर जो होता है उसका अपना जुडिक्शन होता है इन मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी कहानी सुनिएगा। अब दिल्ली पुलिस यूपी के पुलिस में इंटरफेयर कर सकती है। आप सोच के देखो, यूपी के क्रिमिनल को दिल्ली पुलिस क्यों पकड़ेगी भाई? ये तो यूपी पुलिस की जिम्मेदारी है। यूपी में सीएम बैठे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री क्यों सीएम की जगह पे देखेंगे भाई? है कि नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन जब सीएम बनाया हुआ है तो सीएम देखेगा अपना एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पे आपको सबको पता है विधानसभा है, तो उनके अपने विधायक होते हैं, तो वो अपने देश, अपने मतलब राज्य में लेजिस्लेशन का काम करेंगे। टैक्स उनके हिसाब से होगा, केंद्र सरकार केंद्र के हिसाब से देखेगी। तो यहां पर जो है, जो भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो अपने अपने काम देखती है अकॉर्डिंग टू देयर जुडिक्शन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जुडिक्शन एरिया की बात करें, कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, उनका सबका क्लियर लिखा हुआ है कि आप एक दूसरे राज्य में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब देखिए, कहने को तो हम सब भारतीय हो गए, ठीक है जी। अच्छा सर, यूपी की पुलिस अगर गुजरात के क्रिमिनल को पकड़ लाए तो सही है, चलेगा, गुजरात में बैठ जाए। क्यों बैठ जाए? गुजरात में गुजरात की पुलिस है, हर स्टेट की पुलिस है, सबकी बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के बाहर जाके थोड़ी वो काम करते रहेंगे। अब आप बोलोगे नहीं सर, हमने तो यूपी में जो है, एमपी में या मुंबई में यूपी पुलिस आते देखा है। परमिशन लेके उसका कोई मुजरिम है ऐसा है जो वहां से पकड़ के लाना है, तो वरना सब स्टेट की पुलिस क्यों बनाई है? फिर सोच के देखो। कोर्ट्स के पास पावर होती है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट कह रहे नहीं, इस चीज पे या इस सब्जेक्ट पे मैं कानून बनाऊंगा, दूसरा कह रहा नहीं, इस पे मैं बनाऊंगा। अब बहस होगी, इस बहस को समझाने का, इंटरप्रेट करने का, क्योंकि ये जो बहस हो रही है, जिन सब्जेक्ट की बात हो रही है, वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन जरूर होंगे। अब ये तो मान नहीं रहे कि किसके अंडर है, किसकी राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी बताएगा कि आ जाओ, मैं बताता हूं कि क्या एक्चुअल किसके कंट्रोल में है। फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आपको कुछ फंडामेंटल बेसिक प्रोविजन कुछ संविधान के बदलने हैं। अब देखिए, सोच के देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं पता, सेंट्रल गवर्नमेंट बोली मैं ज्यादा पावरफुल हूं, और उसने अब संविधान पूरा का पूरा अपने हिसाब से बदल दिया। अगली बार सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और होगी, उसने अपने हिसाब से बदल दिया, स्टेट गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है, यानी अदला बदली ये सब हो रही है प्रॉब्लम। तो ऐसे केस में क्या है, मंजूरी, कंसेंट, अगर दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट राजी हैं तो ऐसे चेंजेस लाए जा सकते हैं विद प्रॉपर बहस के साथ। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, स्टेट गवर्नमेंट में टैक्स लगता है। जब आप यूपी में घूमने जाते हो आपको टोल टैक्स देते हो, जब आप दिल्ली में कहीं आते हो तो आप टोल टैक्स देते हो। दिल्ली में अलग तरीके का टैक्स चल रहा है चीजों को लेके, यूपी में अलग होगा टैक्स, चीजों का आन बान सब अलग होगा। यूपी में पैसा की रिकवरी अलग तरीके से आती है, वहां के अलग अलग तरीके पैसा कमाने के, जमीन के जो है जमीन बिकती है उस पर टैक्स, रजिस्ट्री होती है प्लॉटों की, फ्लैटों की, इन पे दिल्ली में अलग है। तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू दोनों का अपना अपना है, क्योंकि सबके अपने अपने खर्चे हैं। आप मांग नहीं सकते एक दूसरे, तेरे पास ज्यादा बड़ा स्टेट है जब पैसा हमको दे, नहीं, सबके अपने अपने खर्चे ना, सब उसी में से मैनेज करेंगे। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है, फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश में भाईचारा बना रहे, एकजुटता बना रहे। उसी समय पर आपको यह भी देखना है कि रीजनल डाइवर्सिटी भी बनी रहे, भाईचारा बना रहे, और सब धर्मों के लोग प्यार से भी रह रहे हो। कहने का मतलब ये है, अलग अलग इलाके के लोगों में, स्टेट के लोगों में भी दंगे फसाद ना रहे हो, वो भी देखना है। लोगों को भी मैनेज करना है, उनके कल्चर को भी मैनेज करना है, उनके एथिक्स, मोरल्स, उनके ट्रेडिशन, सबको मैनेज करना है। किसी को भी दिल से बुरा ना लगना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये हो गए आपके सभी के सामने फीचर्स। ये हैं अब आपके टाइप ऑफ फेडरेशन। फीचर्स आप लोग कर चुके हैं। टाइप ऑफ फेडरेशन की बात करेंगे, दो तरीके होते हैं फेडरेशन क्लियर करने के। आ जाइए, मैं समझाता हूं। डायग्राम आप लोगों के पास था, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, आप सभी के सामने है। आ जाइए। दो तरीके होते हैं जिनसे फेडरेशन बन सकता है, मतलब दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट बन सकती है। क्या है? पहला तरीका तो यह है, अलग अलग स्टेट खुद आकर कहें कि हम सब मिलकर एक बड़ा कुछ बनाना चाहते हैं। सपोज करो ये छोटे छोटे स्टेट हैं, 4 आए 5 आए, ये बोले हम एक बड़ा स्टेट बनाना चाहते हैं, तो बन जाएगा बाय पूलिंग सोवरेनिटी। अब ये कैसे बनेगा? तो इसके लिए सबसे पहले इनको अपनी रूलिंग पावर छोड़कर मतलब एक दूसरे के साथ मिलना होगा कि हम सब, देखो रूलिंग पावर कैसा है ना, कि यहां पर एक चीज समझो, आइडेंटिटी नहीं खोएगी। अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, अब ये सब मिलके कोई यूं थोड़ी बन जाएंगे, क्यू बन गए या जेड बन गए, ये सब रहेंगे ए बी सी डी ही, इनकी आइडेंटिटी वही रहेगी, बट इनके रूल करने की पावर ऐसी होगी, जब पे कोई हम पे हमला करेगा, सपोज ए पे किसी ने अटैक किया, अब सारे क्या करें, तुझ पे हमला किया, तू देख ले, नहीं, अब हम सब मिलके उसको बचाएंगे इस तरीके से। तो अपनी रूलिंग पावर को मिलाएंगे,
हम सब एक है, सोवरेनिटी मिक्स करेंगे, रूलिंग पावर जो होती है देश चलाने की, ताकि क्या हो, हमारी सिक्योरिटी बढ़ सके, कल को कोई हम पे हमला करेगा मार डालेंगे। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर, जहां पे खुद इंडिपेंडेंट स्टेट आते हैं मिलते हैं, यानी कि जब जहां पर सेंटर पॉइंट पर सब आके मिले तो उसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी सब आ रहे हैं एक दूसरे के पास। और ऐसा किन देशों में होता है? यूएसए में, स्विट्जरलैंड में एंड ऑस्ट्रेलिया में। इस टाइप की जो सरकार बनती है, इस तरीके जो फेडरेशन बनता है, वहां पे क्या होता है, ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर। इक्वल पावर क्यों? मैंने बोला ना, एक ही पावर नहीं खोएगी, बी की नहीं खोएगी, सी डी नहीं, सबको इक्वल पावर है, सबकी आइडेंटिटी सेम है, बस अब ताकत बढ़ चुकी है। एंड आर स्ट्रॉन्ग एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उतनी स्ट्रॉन्ग होगी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि यार बहुत सिंपल सी बात है, सबने मिलकर डिसीजन लिया है कि हम सब एकजुट होंगे, तो फिर इसमें कोई भी अप एंड डाउन कैसे हो सकता है? तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन जब बनता है, जब सारी यूनिट्स एक साथ आकर मिलकर अपनी सोवरेनिटी को पूल करें और अपनी आइडेंटिटी को रखते हुए अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाते हुए कंबाइंड हो जाएं, उसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के इक्वल ही पावरफुल होती है। सेकंड तरीका यह है, जब एक बड़ा देश डिसाइड करे कि अपनी पावर को ही बांटना है बिटवीन द अलग अलग स्टेट, जैसे अब मान लो भारत है, भारत बहुत बड़ा देश है, उसने बोला मैं पावर बांटूंगा भाई सब स्टेट्स में अलग अलग, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि मैं अपने देश में स्टेट गवर्नमेंट भी बनाऊंगा और मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाऊंगा, तो पावर डिवीजन हो गई। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ये इस तरीके के एग्जांपल है जहां पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को जरा प्यार से समझो। आज भारत का कोई भी राज्य अपने आप को अलग नहीं कर सकता है, हम सब मिलकर रह रहे हैं, हम सबकी पहचान भारतीय है, हम कोई अलग अलग नहीं है, हमारी आइडेंटिटी भारतीय है। वहां पे यूएस में चलता है, हमारे यहां नहीं, हम भारतीय हैं, हमारे स्टेट मिलकर रह रहे हैं और भारत बना हुआ है, तो ये होता है होल्डिंग टुगेदर। इस तरह कैटेगरी में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली मोर पावरफुल होती है देन द स्टेट गवर्नमेंट। ये तो हम अभी तक फेडरलिज्म में पढ़ ही रहे थे, फेडरेशन में पढ़ ही रहे थे। यहां पर जो होता है, हैव अनइक्वल पावर्स, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। अब देखिए यहां पे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट, एंड स्टेट में भी कुछ स्टेटों को स्पेशल पावर या स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं। अब यहां पे सोचेंगे सर ये तो बहुत गलत है, नहीं, कुछ स्टेट्स को देना पड़ा, उसके क्या रीजन है ये मैं आपको इस चैप्टर के बीच में अभी बताने वाला हूं, बट अभी समझ गए फेडरलिज्म होल्डिंग टुगेदर वाली कैसी है, सेम है। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट, एंड देयर आर स्टेट गवर्नमेंट जिनके पास अनइक्वल पावर से, कुछ ज्यादा पावर है किसी के पास, कुछ के पास कम है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, इंडिया को कैसे एक फेडरल कंट्री हम कह सकते हैं, इस पे सीधा सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से बनाया 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है, वी कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बाद में हमको 1992 में हमको जरूरत पड़ी और लेवल ऑफ गवर्नमेंट को बढ़ाने की, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी और हमको ऐसा लगता था लोकल लेवल का जो आदमी, सबसे नीचे जो गांव में आदमी रहता है, वो पकड़ नहीं बना पा रहा है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक। दूसरा, हमें उसकी पार्टिसिपेशन भी लेनी होगी, है ना, उसको भी नेता नगरी में थोड़ा, ताकि वोट देता है तो थोड़ा एक्टिवली हो तो वो पढ़े, तो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अब क्लियरली 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बांट दी गई कि भाई यूनियन लिस्ट की ये पावर है, सेंट्रल की ये, मतलब यूनियन सेंट्रल एक ही है, स्टेट लिस्ट पावर एंड रेजिडुअरी पावर इस तरीके से बांटी गई। तो क्या हुआ, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली 3 तरीके की पावर बताई गई है, सिंपल मैं आपको कह रहा हूं, और वो पावर किसके बीच में डिवाइडेड, बिटवीन द सेंटर एंड, मतलब सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें 3 लिस्ट है क्वेश्चन के हिसाब से। सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, यूनियन लिस्ट कहे तो सेंट्रल लिस्ट कह दो, एक ही बात है, एक ही बात है, यानी वो लिस्ट जिसपे कौन कानून बनाएगा, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट। ये वो तरीके हैं, ये वो सब्जेक्ट है, ये वो मामले हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट कभी कानून नहीं बना सकती, सिंपल भाषा में समझ लो, यानी कि डिफेंस ऑफ कंट्री। अब देखो डिफेंस क्यों नहीं बना सकती, सब राज्यों की अपनी अपनी पुलिस है, इतनी दिक्कत वहां हो जाती है, तो क्या राज्यों की अब आर्मी भी होगी, नहीं है। फॉरेन अफेयर्स, विदेशों के साथ रिश्ते, पता चले कल यूपी को कोई मंत्री पसंद है, उसको ले आया अपने देश में, मीटिंग करा ली, बात खत्म, बाकी के बेचारे ऐसे सूख रहे। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये इसलिए इन लिस्ट में इनको यूनियन लिस्ट को दिया गया बिकॉज हम इस पर सेम तरह की पॉलिसी चाहते थे पूरे देश के लिए, यूनिफॉर्म पॉलिसी, जहां पर हमें कोई किसी के साथ पक्षपात नहीं करना। ये वो मैटर है जिसमें सभी देशों को मतलब सभी देश के, पूरे देश के लोगों को इक्वल फील हो, इसलिए इनको इस लिस्ट में रखा गया। इस पे केवल यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट, जिसपे स्टेट लेवल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, जैसे कि स्टेट की पुलिस, स्टेट में व्यापार, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये सब स्टेट का अपना अपना है, सब स्टेट अपने अपने हिसाब से इस पे लॉ बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें, कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आए जो बेसिकली कॉमन थे, यानी जिस पर यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो कॉन्करेंट लिस्ट सुन लीजिएगा, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन मैरिज, तलाक, एडॉप्शन, ये सब मैटर।
अब ध्यान से सुनिएगा, अगर सर दोनों कानून बना सकते और दोनों में बहस हो गई, फिर वो कहे नहीं इसको पास कर दो, वो कहे नहीं, तो फिर वही वाली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चलेगी। तो फिर ये ध्यान रखना, इसकी चलती है। रेजिडुअरी सब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, जब देश आजाद हुआ तो उस समय किसी ने सॉफ्टवेयर का सोचा था, एआई का सोचा था, ये टेक आईटी इंडस्ट्री ये सब सोचा था? नहीं, बट ये होने थे। तो इसके लिए हमने एक चीज बनाई थी कि यार आगे आज कुछ चीजें हमें नहीं पता है, आने वाले टाइम में वो चीजें आएंगी जरूर, क्या होंगी हमें नहीं पता। आज से 20 साल बाद क्या डेवलपमेंट होगा नोबडी नोज, बट डेवलपमेंट होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो उसके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ा और बोला कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट जिनको बाद में बनाना है उन्हें बोला गया रेजिडुअरी सब्जेक्ट, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसी चीज इसमें डाल दी गई, बच्ची कुछ चीज अब इसमें है। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सच सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। तो रेजिडुअरी सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाएगा? ऑब्वियसली यूनियन गवर्नमेंट। तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बातें, आगे चलते हैं। ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिटी पावर्स। एक्सप्लेन। सपोज ये 3 मार्क्स में आ जाए या 5 मार्क्स में आ जाए, मैं कहता हूं कैसे भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्लेन। भारत में सब स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं है। क्या ये बात सही है? यस, ये बात सही है। यस, कैसे प्रूव कीजिए? यस, वी कैन प्रूव नाउ। असम, नागालैंड, such states like Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram, Meghalaya, they have certain special powers according to the Constitution, Article 371. Why? Due to their peculiar social and historical circumstances. इनका थोड़ा इतिहास अलग है, थोड़ा इनकी हिस्ट्री अलग है, थोड़ा सा यहाँ पे डेवलपमेंट कम होती है, तो इनको कुछ प्रोटेक्शन देने के लिए आप अब मान लीजिए बहुत अच्छे इलाके, मैं सच्ची कहता हूं हिंदुस्तान में आपको एक बार नॉर्थ ईस्ट जरूर घूमना चाहिए, जरूर जाना चाहिए बेटा। मेघालय जाइए, असम जाइए, अरुणाचल प्रदेश जाइए, जन्नत है एकदम मस्त। अब सब वहां पे पहुंच जाएंगे, इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो इनका कल्चर एथिक्स है, जो वहां के नेचर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वहां पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए। ठीक है, चलते हैं। दिस स्पेशल पावर स्पेशली इंजॉयड रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स। इनके लैंड राइट्स हैं, स्पेशली इनको दे रखे हैं इनका कल्चर बचाने के लिए। यहां पर एक चीज और है, हमारी सरकार चाहती है कि यहां के लोग गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट दिखाएं, काम करें। जनरली क्या होता है हिंदुस्तान का, आप सभी को पता है, ये जो नक्शा है ना, मैं इसको मतलब अपोज नहीं करता हूं इसी चीजों को, बट मेरा मानना क्या है, एक मिनट, नक्शा तो सही बनता है हमारे पास। मेरा मानना ये है बेटा कि जो भारत का नक्शा है अगर आप देखोगे तो यहां तक बड़ा सही चौड़ा चौड़ा कवरेज है, ये हिस्सा जो है वो थोड़ा अलग रह जाता है। यहां पर डेवलपमेंट कम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कम, एमएनसी कम, इंटरनेट की सुविधा, बिजली की ये बहुत कम नजर आती। अच्छे करने के लिए ही हम इसको अपने यहां कहते हैं कि आप आइए एंड सीरियसली वी ऑल आर भारतीय। बहुत प्यारा इलाका है, जाइए घूमिए गर्मी की छुट्टी में बच्चों के साथ। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट, जो भारत के परमानेंट नागरिक नहीं है, वो तो यहाँ पे घर या जमीन हाउस नहीं ले सकते हैं। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर। वो क्या है भाई साहब बताएंगे? दैट वेरी लिटिल पावर मतलब यूनियन टेरिटरीज। मैं यहाँ पे साफ साफ लिख ही देता हूं, भारत में यूनियन टेरिटरी थी, वो ऐसे इलाके थे जो ना तो बहुत बड़े थे स्टेट जितने कि उनको स्टेट बना दिया जाए, और ना ही इतने छोटे थे कि उनको इग्नोर कर दिया जाए। तो हमारी सरकार ने सोचा इनको एक स्पेशल नाम देते हैं, वो है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दिल्ली, ये सब टेरिटरी जो है यूनियन टेरिटरी है। एंड दिस यूनियन टेरिटरी डू नॉट हैव पावर ऑफ स्टेट। इनके पास स्टेट पावर नहीं है, यानी स्टेट जैसे ही पावर्स नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको गवर्नर के थ्रू, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू रूल करती है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा और बताइएगा कि ऐसे कितनी यूनियन टेरिटरी है जिनमें सीएम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दोनों है। चाहिए। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है पावर इन दो के बीच में डिवाइडेड होगी। ओके, पार्लियामेंट अपने आप से इस पावर के डिवीजन को चेंज नहीं कर सकता है। ऐसा कोई चेंज करना है तो इसको लोकसभा राज्यसभा दोनों में 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा, यानी यूनिलेटरली कोई भी चेंज नहीं आ सकता। चलो, बहुत अच्छी बात है। देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। एक बार कोई भी चेंज लाने के लिए, किस चीज का चेंज लाने के लिए? इस बेसिक स्ट्रक्चर पावर के डिवीजन को अगर बदलना है, सपोज इस स्टेट को हम पावर डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा। उसके बाद जितने हमारे पास स्टेट है उसके मोर देन 50% स्टेट बोलते हैं यस, तो ही आप उसे पास कर पाओगे, वरना नहीं हो सकता। जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर। जब भी कोई गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलती, अपने मनमाने तरीके से चलती है, तो जुडिशरी आती है सामने और औकात दिखा देती है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट
कैन मेक डिसीजन। जब कोई गवर्नमेंट मान ही नहीं रही है तो ऐसे में जुडिशरी ही आएगी पंचायत करने। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लिविंग टैक्सेस। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे हैं, पुलिस की सैलरी, आपके यहां काम करने वाले लोगों का खर्चा, रोड बनाने का खर्चा, एजुकेशन का खर्चा, हॉस्पिटल, सड़क, बिजली, पानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब के लिए पैसा चाहिए। कहां से आता है? टैक्स लगा के आता है, जो आपसे वसूल किया जाता है, ताकि गवर्नमेंट और उसकी जिम्मेदारियों के जो खर्चे हैं वो चलाए जा सके। यानी आपके पैसे से ही सब कुछ चल रहा है। ये मत मान लेना अकेला तुम्हारे चल रहा है। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टाइज? कैसे हम मान ले कि भारत में फेडरलिज्म को भाई सही तरीके से प्रैक्टिस करा जा रहा है? सबसे पहले 3 चीजें बताई गई हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स आपके सामने एक एग्जांपल है, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स है। लिंग्विस्टिक स्टेट के बाद लिंग्विस्टिक पॉलिसी एंड देन सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सबसे पहले समझते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स की कहानी। तो क्रिएशन जो लिंग्विस्टिक स्टेट की शुरू हुई थी वाज द फर्स्ट टेस्ट जो हमारे देश में किया गया था फेडरलिज्म को चेक करने के लिए। चलिए आइए, 1947 में बहुत सारे पुराने स्टेट्स की बाउंड्री को अदल बदल यानी चेंज कर दिया गया। कुछ स्टेट्स की बाउंड्री को बढ़ा दिया गया, कुछ स्टेट्स की बाउंड्री को छोटा कर दिया गया, और कुछ स्टेट्स में से तो 2 स्टेट्स भी बना दिए गए। ठीक, दिस वाज डन इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। और ये इसलिए किया जा रहा था ज्यादातर कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक सेम स्टेट में रहे। आप साउथ में जाते हैं एक जैसी भाषा बोलते हैं, नॉर्थ में एक जैसी भाषा बोलते हैं। इस डिवीजन का पर्पस यही था, सेम लैंग्वेज बेस पे सेम स्टेट क्रिएट करना। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ऑलवेज रिमेंबर कि क्या सारे स्टेट्स लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड किए गए थे? नो, देयर आर सर्टेन स्टेट्स जिनको कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफिकल बेस पे भी डिवाइड किया गया था, जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। उत्तराखंड यूपी का पार्ट था, बट अगर आप थोड़े साल पहले की कहानी देखें, उत्तर प्रदेश की अलग हिसाब है। वहीं उत्तराखंड वाला जो पोर्शन था वो अलग तरीके से रहता है। दोनों कल्चर अलग अलग थे, तो डिस्टर्बेंस हो रही थी, इसलिए भी इनके कल्चर को बचाए रखने के लिए अलग किया गया। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, जब पहली बार लैंग्वेज बेस पे स्टेट बनाने की मांग की गई तो कुछ नेता घबरा गए, बोले भैया अगर आज एक भाषा के आधार पर एक लैंग्वेज वाला बोल रहा है हमारे को अलग कर दो स्टेट को, कल दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे आएगा, तो यानी कि इससे कहीं ना कहीं देश की डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, देश का बंटवारा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट डरती रही कि भाई सब क्या करें क्या ना करें। बहुत दिन तक मीटिंग चली और फाइनली उन्होंने देखा दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड मोर एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। यानी कि जब उन्होंने देखा कि लोग भाषा के आधार पर एक साथ रहना चाहते, कुछ स्टेट को बना दिया, वो खुश हैं, जिससे सरकार को भी अच्छा लग रहा है, लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, वाओ। एंड इससे एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी हो गया। पहले साउथ वाले को, हिंदी भाषा वाले को समझाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, अब वहीं पर उनका नेता है, इजी काम चल रहा है, मजे आ रहे हैं। Our constitution did not give status of national language to any language. First, how is federalism practice में हो गया linguistic state. Second is language policy. हमारे संविधान में कहीं भी किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बताया गया है। हिंदी को, जिसको आप जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है और 40% लोगों की मदर टंग है, मातृभाषा है, बट नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। देयरफॉर इसको बचाना या अदर भाषाओं को बचाना भी जरूरी था। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी के अलावा 22 अदर लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है, सैंथली, मंथली, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, बंगाली, असमी, ये सब। एक कैंडिडेट जो न्यूज मतलब जैसे पहली बार को एग्जाम दे या आप एग्जाम दे, आप अपने किसी भी भाषा में एग्जाम दे सकते हो। यूपीएससी के एग्जाम कभी देके देखना, मल्टीपल लैंग्वेजेस में दिया जाता है। स्टेट्स की अपनी अपनी भाषा, सब स्टेट की, और ज्यादातर उनका अपना काम उसी भाषा में होता है। आप बिहार में जाएंगे तो बिहार जैसी भाषा में, स्टाइल में काम है, भैया ये काम कर दियो, हमारे तो सुन तनाई है, समझ रहे हो, ऐसा काम। According to the Constitution, use of language इंग्लिश का यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस स्टॉप होना था 1965 में, यानी कि इंग्लिश भाषा को ऑफिशियली आप यूज कर सकते थे टिल 1965। इसके बाद क्या हुआ? हाँ, बहुत सारे नॉन स्पीकिंग जो स्टेट थे, हिंदी बोलने वाले जो स्टेट नहीं थे, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स बोले अरे बाप रे ये क्या कर रहे हो, हमको हिंदी आती नहीं, इंग्लिश तुम बंद कर दोगे। इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, दंगे फसाद, बहस हुई, वॉयलेंट लड़ाई होने लगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि इंग्लिश को भी अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा, बट सरकार आज भी कहती है कि हम भारतीय हैं, हमारी मातृभाषा जो है वो कौन सी है, मदर टंग कौन सी है, हिंदी। हम हिंदी को कॉन्टिन्यूसली प्रमोट करेंगे और ये हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है। नेशनल लैंग्वेज इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि भी इंग्लिश जानते हैं, बट ऑफिशियल पॉलिसी यही है। प्रमोशन का मतलब ये नहीं है, सरकार ने साफ साफ बोला कि हम हिंदी को प्रचार करेंगे, दैट डजंट मीन कि जबरदस्ती आपको हिंदी बुलवाएंगे, आप अपनी मन की लैंग्वेज बोलते रहिए। सेंटर स्टेट रिलेशन, थर्ड पॉइंट। बहुत समय तक सेम पार्टी सेंटर और स्टेट में आती थी। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं,
बहुत पहले की बात थी, कांग्रेस सेंट्रल में भी थी और स्टेट में भी थी। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहकर भी अपनी इच्छा से ऑटोनोमस फेडरल यूनिट मन माने तरीके से इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकती थी। आप डेमोक्रेसी में है, फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, यानी डिवीजन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, बट सेंटर में भी वही गवर्नमेंट है और स्टेट में भी वही गवर्नमेंट है। एक सरकार ही स्टेट और स्टेट सेंटर को चला रही थी। एज वेन द रूलिंग स्टेट पार्टी एज वर डिफरेंट, और जब स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट आई, सेंट्रल लेवल पे अलग गवर्नमेंट आई, तो भैया बहुत दिक्कतें होती थी। क्या दिक्कत होती? सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। जब भी दूसरी सरकार आ जाती थी, मान लीजिए बीजेपी कांग्रेस हो गई, तो हमेशा एक पार्टी की जरूरत या कांग्रेस की या बीजेपी की एक ख्वाहिश रहती थी कि भाई सामने वाली पार्टी को नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि हम बहुत पावरफुल हैं। उन टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार अपनी ताकत यानी कॉन्स्टिट्यूशन का गलत यूज करके उस स्टेट की गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, एंड दिस वाज द अंडरमाइनिंग द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। अब मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया, कोई इमरजेंसी लगा दी, अब उस स्टेट में उसके सीएम की नहीं चलेगी, सीधी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके कई बार स्टेट को अंडरमाइन किया गया है, पावर से कमजोर किया गया है। बट ये सब ज्यादा समय तक नहीं चला। 1990 में सब बदल गया। क्या हुआ? इसके बाद आने लगी स्टेट की छोटी छोटी लोकल पार्टियां, आरजेडी, सपा, बसपा, इस तरह की पार्टियां आने लगी, एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ एरा ऑफ द कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट क्या होता है? साठ गांठ की सरकार। जब लोग अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां मिलकर चल के इलेक्शन लड़े, उसे कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। अब आपको पता है कोई भी एक बड़ी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी लोकसभा में नहीं मिलती आज भी। बीजेपी के साथ बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां शामिल हैं। सिमिलरली कांग्रेस के साथ भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां शामिल हैं। सो द मेजर नेशनल पार्टी हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस। बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को अब छोटी छोटी पार्टियों के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता था, क्योंकि अब अगर आपको केंद्र यानी सेंटर में सरकार बनानी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेंबर चाहिए। अब लोकल लोगों ने अपने लोगों को चुनना शुरू कर दिया, यानी कि नेशनल लेवल पे लोगों की काउंटिंग होगी कम। अब ये जो स्टेट के लोकल लोग थे, ये ही उनके साथ मिलकर उनकी सरकार का नंबर बनवा रहे थे। तो इससे एक नया कल्चर आया, पावर शेयरिंग बिटवीन नेशनल के वो पुराने लोग, नेता लोग, और स्टेट के लोकल लोग, और वहां के जो है बिल्कुल जो नए नए इलेक्शन में है वो लोग। इससे जो है स्टेट की थोड़ी सी इज्जत बढ़ी। दस फेडरल गवर्नमेंट शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे। तो आज कह सकते हैं फेडरलिज्म या पावर शेयरिंग ज्यादा इफेक्टिव है। पहले पावर सरकार को एक ही सरकार होती थी, कांग्रेस 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 कांग्रेस, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। आज तमाम पार्टियां, तो एक्चुअल में पावर डिवाइडेड है। अभी जैसे हाल फिलहाल में आपको पता है कि मतलब आपको मतलब तमिलनाडु में सुपरस्टार जीते ऐसा। तो ये चीजें जो है नई नई चीजें हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है? ये रहा साफ साफ, जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं कुछ पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे दूं और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर पावर में लोकल गवर्नमेंट को दे दूं, तो इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं इसे? डिसेंट्रलाइजेशन। आपसे खाना लेके मैंने अपने को दिया और अपने से खाना लेके दूसरे को दिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फूड हो गया। इसका बेसिक पर्पस क्या था? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशू विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं डेली डेली मोदी जी के साथ कंप्लेंट कर सकता हूं? क्या मैं योगी जी तक डेली डेली पहुंच सकता हूं? नहीं। मुझे चाहिए अपना लोकल नेता, लोकल आदमी। इसके लिए मेरे पास ऐसी पावर हो कि मेरे यहां से भी लोग चुने जाते हो। जब लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं है तो मैं किससे बात करूं? मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकता हूं। इसीलिए थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनी, जो लोकल लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन जरूरी था। क्यों जरूरी था भाई? लोकल लोगों को अच्छे से पता है कि उनके यहां क्या प्रॉब्लम है। मुख्यमंत्री को प्रॉब्लम बताओगे, फिर वो किसी को टेंडर देंगे, वो किसी को समझाएंगे, वो बंदा आएगा, महीने 2 महीने में एक बार चक्कर मारेगा, उसको क्या पता काम सही हुआ नहीं हुआ। लोकल सरपंच है ना, गांव का ग्राम पंचायत का सरपंच बैठा हुआ, विधायक वो बैठा है, क्या नाम, प्रधान बैठा है, उसको रोज जाके कुंडी, भैया खाना खा रहे, चल रोड बना। तो ये फायदा है, क्योंकि लोकल प्रॉब्लम्स लोकल लोगों को पता है। तो लोकल गवर्नमेंट आनी जरूरी थी। उनको बेटर आइडिया थे कि पैसे को कैसे खर्च करें कि कम पैसों में सही काम हो जाए। देखिए, मैं अगर कहीं जाऊंगा तो मुझे नहीं पता, मैं अपना स्टैंडर्ड दिखाऊंगा जहां भी जाऊंगा। मैं कहा यार ये नाली 10 करोड़ की बनेगी, गांव का आदमी कह रहे हैं 10 करोड़ की, अरे नाली नहीं है, 10 रुपए का पाइप डाल दे, बात खत्म। तो लोकल लोगों को ज्यादा पता है बजाय कि ऊपर लोगों के देखने के। बिसाइड द लोकल लेवल, इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। उस गांव के जो भी फैसले हैं उस गांव के लोगों के साथ होंगे तो ज्यादा बेहतर हो पाएंगे। चलिए, इससे क्या होगा? डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की फीलिंग आएगी सब में, सब लोग अपने आप को थोड़ा वैल्यूएबल समझेंगे। लोकल गवर्नमेंट बेस्ट वे है इस तरीके के काम करने के लिए, एंड द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। उसके बाद से बहुत सारे तरीके हुए हैं लेवल ऑफ गांव में, मतलब लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स में, इसी तरीके से और पावर बांटने के। जैसे कि बात करें, पंचायत हुई गांव में, आप सबको पता है, म्यूनिसिपालिटी बनी सिटीज में, अर्बन एरियाज में, ये स्टेट सेटअप किए गए। आप सभी को पता है 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट जो है वो आया था 1992 में, और इसके तहत ही पंचायत
और म्यूनिसिपालिटीज को ऐड किया गया था, पंचायत गांव के लिए, म्यूनिसिपालिटी अर्बन एरिया के लिए। बट ये दोनों की दोनों गवर्नमेंट किसके अंडर काम करती है? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल, सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और इसके नीचे होती है क्या, मैं यहां पे लिख देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये होते हैं, इलेक्शन होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, होते हैं। बट पहले प्रॉब्लम थी, पहले क्या प्रॉब्लम थी? 73rd और 74 अमेंडमेंट 1992 से पहले पावर दे भी दी गई ना, तो इलेक्शन नहीं होते थे। 1 साल करा दिए, 5 साल नहीं कराए, फिर 6 साल छठे में करा दिए, जब नहीं कराए। तो लोकल गवर्नमेंट के पास ना तो कभी कोई पावर आई ढंग से, ना रिसोर्सेज आए। तो उसको फिर हम किस बेस में कह सकते हैं कि ये सही तरीके का डिसेंट्रलाइजेशन था? तो डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी था, और वो आया 1992 में, जब प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया कि इनको पावर दो, इनकी वैल्यू करो। तो अब थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट मोर पावरफुल एंड मोर इफेक्टिव तरीके से देखा जाने लगा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिख दिया गया कि लगातार इलेक्शंस होंगे इनके, जैसे 5 साल में आप वहां करा रहे हो, यहां भी कराओ। सीट्स रिजर्व कर दी गई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट वुमेन के लिए। जो पंचायत के इलेक्शन थे, म्यूनिसिपालिटी के इलेक्शन थे, उसमें सीट रिजर्व कर दी गई एसटी, एससी, ओबीसी एंड फीमेल। फीमेल के लिए कितना कर दिया गया? 33% सीट। 100 में से 33 जो महिलाएं वो सीट पर लड़ेंगी, ये फिक्स कर दिया गया। नेक्स्ट चीज, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन को यह जिम्मेदारी दी गई इंडिपेंडेंटली कि आपको हर स्टेट में जो है क्या करवाने हैं? इलेक्शन करवाने हैं। किसके करवाने हैं? लोकल गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन जो बॉडी होती है, उसको इंडिपेंडेंटली जिम्मेदारी दी गई कि तुम स्टेट के करवा रहे हो, वो ठीक है, इनके भी कराओगे सेपरेटली, पंचायती एंड म्यूनिसिपालिटी। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर पावर्स। पहले स्टेट गवर्नमेंट पावर नहीं देती थी, बोला गया कि आपको पावर देनी पड़ेगी, और अपने रेवेन्यू में से इनको रेवेन्यू दो। जो पैसा आपको आ रहा है वो इनका भी तो होगा ना, इनको भी दो। यही होता है रियल डिसेंट्रलाइजेशन। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज द पंचायती राज। हर गांव में, कुछ गांव मिला के ग्राम पंचायत बनाते, ग्राम पंचायत का गांव की पंचायत, ठीक है। ये एक काउंसिल ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जिसमें वहां के लोग होते हैं, जिसमें हम 5 लोग, मेनली सरपंच जिन्हें कहते हैं, और उनका जो हेड होता है उसे सरपंच कहते हैं। ग्राम पंचायत में 5 लोग होते हैं जिन्हें पंच कहते हैं, और एक हेड होता है जिसे सरपंच कहते हैं। इनका इलेक्शन वहीं के जो लोग होते हैं वही करते हैं। मतलब अगर एक गांव है, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए गांव है कि भाई नोएडा, तो नोएडा के जितने रहने वाले लोग हैं वो वहां के ग्राम पंचायत का जो है वो क्या करेंगे? वोट करेंगे। ये क्या करती है? डिसीजन लेती है अपने पूरे गांव के लिए, रोड, सड़क, बिजली, पानी, सारे फैसले। पूरी पंचायत क्या करती है? वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। पंचायत जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, ग्राम सभा उससे बड़ी होती है। ग्राम की सभा, उसमें बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो ग्राम सभा के अंडर पंचायत काम करती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। सेम वही जो गांव के लोग हैं इसके भी मेंबर होते हैं। इस मीटिंग करने के लिए इसको कितनी बार मिलना पड़ता है? ट्वाइस, और थ्राइस से नहीं है, साल में 2 या 3 बार मिलना पड़ता है टू अप्रूव द बजट ऑफ ग्राम पंचायत। किसको? ग्राम सभा को। किसको? ग्राम सभा साल में 2 या 3 बार मिलती है गांव के बजट, गांव की जो पंचायत है उसको बजट देने के लिए, नाली का, बिजली का, तार, सड़क, इस सब के काम के लिए। और ये भी देखती है ग्राम पंचायत सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही, इस बात पे भी खड़ी खोटी सुनाती है। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। लोकल गवर्नमेंट गांव से फिर डिस्ट्रिक्ट में भी जाती है। उसमें सुनिएगा, अभी सबसे नीचे क्या थी? ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ग्राम सभा। कुछ ग्राम पंचायत मिलकर क्या बना रही है आपको? पंचायत समिति। 2-3 ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाती है? पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल। मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द ऑल पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। तो ये ग्रुप मंडल है, पंचायत समिति है, इसके मेंबर्स का कौन सिलेक्शन करता है? ऑब्वियसली पंचायत के जो मेंबर होते हैं वही करते हैं, मतलब गांव के लोगों का नहीं। अब पंचायत के मेंबर जो है वो करेंगे। ऑल द पंचायत समिति जो भी हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट में जब मिलती हैं ये तो क्या बनाती है? जिला परिषद। जिला परिषद कुछ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में जो मतलब पंचायत समिति चल रही है वो है बेसिकली। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, चुन के वोट करके आते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलए जो है, एंड कुछ ऑफिशियल सरकारी ऑफिसर जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। मतलब अगर आप जिला परिषद में बात करें, सिर्फ गांव-गांव के लोग नहीं, लोकसभा के लोग, एमएलए वहां के लोग, कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं ऑफिशियली इलेक्टेड। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद का हेड कौन होगा? चेयरपर्सन, उसका जो हेड है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल, जिसे हम क्या कहते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज। ये अर्बन एरिया के लिए होता है। म्युनिसिपैलिटी कहां बनती है? टाउन्स में, क्योंकि पंचायत क्या बनती है? गांव में। ये बड़े शहरों के लिए क्या बनती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ध्यान से सुनिएगा, टाउन्स और बड़े शहरों में क्या फर्क है? जब एक गांव थोड़ा सा डेवलप हो जाता है वो टाउन बन जाता है, कस्बा बन जाता है। जब एक कस्बा बहुत अच्छा डेवलप हो जाए तो दिल्ली, नोएडा जैसा वो क्या बन जाते हैं? बिग सिटीज बन जाते हैं। तो यहां पे आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली दिखेगा, म्युनिसिपैलिटी नहीं दिखेगा। म्युनिसिपैलिटी टाउन्स में होता है, समझिएगा।
बोथ म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज, जिसमें लोगों के द्वारा चुने हुए उनके नेता होते हैं। म्युनिसिपल चेयरपर्सन उसका हेड होता है, जिसे मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मेयर कहते हैं। जैसे दिल्ली में मेयर है, मेयर क्या किसने चुना? बेसिकली निगम पार्षदों ने। निगम पार्षदों को किसने चुना? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने चुना इसको, मेयर को। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों को किसने चुना? हम लोगों ने वोट देके। तो हमारा रोल है। ऐसे आज इलेक्टेड 36 लाख लोग हैं पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज में। ये नंबर कुछ देशों की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, जिससे डेमोक्रेसी और डीपन हुई है। डीपन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि यहां पर आपको लोकल गवर्नमेंट भी देखने को मिली है। पहले स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट थी, मान लो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बट अब और नीचे तक गवर्नमेंट है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, अर्बन म्यूनिसिपालिटीज, ये सब। वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, 33% है। आज भी लोकसभा में भी बढ़ चुका है। कमेंट में बता दीजिएगा कितना हुआ और कब हुआ था। एट द सेम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली एंड स्टेटिस्टिकली, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। गांव की पंचायतों के इलेक्शन तो हुए, बट ग्राम सभा समय समय पे नहीं मिलती। अब ये नई प्रॉब्लम है, समझिएगा। इलेक्शन ठीक हो रहे, सभा पे टाइम नहीं, पता नहीं कहां बिजी हैं लोग, आते नहीं है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर। कुछ स्टेट आज भी अकड़ में घूम रहे हैं कि हम पावर क्यों दें, हम अपने आप देख लेंगे। नॉर दे हैव गिवन एजुकेट रिसोर्सेज। ना उन ग्राम पंचायत, ग्राम सभा को पैसा दे रखा है। तो हम अभी सेल्फ गवर्नमेंट के मामले में अभी बहुत दूर हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। तो आगे आगे हम देखो आने वाले टाइम में बन जाएंगे, आई होप सो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये चैप्टर मस्त तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। सभी लोगों का इंतजार रहेगा। जाइए अपने दोस्तों को इस चैप्टर को फॉरवर्ड कर दीजिए, बता दीजिए कि तैयारी ऐसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।